मैम आप बताओ ये वीडियो बच्चों को क्यों देखना चाहिए? सर, ये वीडियो बच्चों को देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अभी क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। ये सिलेबस कितना वास्ट है आप भी जान रहे हैं। तो बच्चे ये सोचेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैं ज़्यादा अच्छे से पढूं ताकि मैं एग्जाम में उसे लिख के आऊँ और मैं क्रैक कर दूँ CHS का पेपर। तो बिल्कुल हम वही करने वाले हैं। पिछले 5 तक यूट्यूब चैनल ने नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया, अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं कराया है। हमने कराया क्या है कि हमने 5 सालों के PYQ का ट्रेंड देखा है और इससे हम बच्चों को ये बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे वो पढ़ेंगे और उसके बाद वो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक हो, यस सभी सब्जेक्ट्स 5 विषय हमने इसमें देखा है। सबका ट्रेंड एनालिसिस किया है और उसके बाद बच्चों को ये पता चलेगा कि वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी अंतिम समय तक देखना ही चाहिए। बिल्कुल अंतिम समय तक अगर देखेंगे। आप मैम आप बताओ आपने क्या इस वीडियो में मेहनत किया, क्यों देखना चाहिए बच्चों को? हाँ सर, बच्चों को ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो में हर सब्जेक्ट के एक टॉपिक के क्वेश्चंस देखे हैं कि किस टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों के सवाल आपसे हम कर रहे हैं। हाँ सर, बच्चे लास्ट तक ये वीडियो देख लिए तो उनको कैसा महसूस होगा? बच्चों को ये पता चल जाएगा कि इनके लिए टॉपिक कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें कहाँ फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अंत तक वीडियो को देखें, यानी कि और समझें है तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। जी चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और लास्ट समय तक आप लोग बने रहिए। थैंक यू मैम आप दोनों को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग CHS क्लास 9th की तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर ही रहे हो आप लोग, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग का 25 से भरा जाना शुरू होगा, तो इस वीडियो को देखना ही है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि एकमात्र चैनल है जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को व्यू नहीं लाना है जी, हम लोग 100 ही बच्चे को पढ़ाएंगे लेकिन सभी बच्चों को सिलेक्शन करवाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? आपके मेहनत से, बाकी हम लोग आपको गाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देन आप लोग बेल नोटिफिकेशन यानी कि घंटी को जाके अभी ऑल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको सही अपडेट सबसे पहले आपके सामने आए। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे ऑल अबाउट CHS के बारे में क्लास 9th के बारे में, सिलेबस के बारे में। इसके अलावा आप लोग जान लो सरप्राइज लेकर आ रहे हैं हम लोग CHS कॉन्सेप्ट। जी हाँ, CHS कॉन्सेप्ट का सरप्राइज क्यों होता है खास? अब कल जुड़िएगा लाइव, यानी कल है 18 फरवरी शाम 6 बजे। जब आप लोग लाइव जुड़िएगा तब आप लोगों को पता चलेगी क्या क्या है सरप्राइज और क्यों है खास। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं हमारा एप्लीकेशन का नाम CUET कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग CUET की भी तैयारी करवाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। CUET में जैसे कि आप लोग CHS की तैयारी कर रहे हो ना जी, तो CHS जो है BHU का एक स्कूल है। अब जब CHS में आप लोग पढ़ लोगे, जैसे मैम जो है आपके सामने ओमी मैम CHS से पढ़ी है, उसके बाद देन वो BHU से भी पढ़ रही है, क्योंकि क्लास 12 तक आप लोग CHS से पढ़ोगे, लेकिन UG PG यानी BA BSc BCom कहाँ से करोगे? BHU से करोगे, फिर MA MSc MCom करोगे, है ना। तो CUET की भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, डाउनलोड कर लेना आप लोग प्ले स्टोर से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है मैम आप बताओगे क्या? आओ बताओ। जी सर, आप तो पढ़ी हो ना CHS से? जी बिल्कुल। तो सर पेन, हाँ बताओ। तो मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि हमारे जो पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 100 सवाल आते हैं जो कि 2 घंटे के रहते हैं। टोटल आपको 100 सवाल 2 घंटे में करने हैं। सारे सवाल पर सवाल 3 मार्क्स के होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मतलब बच्चे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर नहीं आ रहा फिर भी बना सकते हैं, बिल्कुल ये करना चाहिए, लगा सकते हैं। यस, तुक्का लगा सकते हैं। तो बच्चों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। बच्चों के लिए एक वीडियो हम लेकर आएंगे एग्जाम से एक दिन पहले, तुक्का कैसे लगाएं। आप लोग इस वीडियो को देखना, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मतलब ट्रिक के तहत हम लोग बताएंगे। यस सर। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके अलावा जो मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो जो बच्चे कंफर्टेबल है हिंदी में वो हिंदी में पेपर दे सकते हैं, जो बच्चे कंफर्टेबल है इंग्लिश में वो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम का मोड है, बच्चों के मन में सवाल होता है कि वो एग्ज़ाम का कैसे देंगे, ऑनलाइन मोड में देंगे या ऑफलाइन मोड में देंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, और इसके अलावा जो लेवल है वो क्लास 8 तक ही रहेगा। क्लास 8 से सभी को बनारस आके एग्जाम देना होगा। बिल्कुल। सबको बनारस आना होगा। बनारस जब आप एग्जाम देने आओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ मेला लगा हुआ है। CHS में इतने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू मैम। सर मैं अपना बताना चाहती हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने आई थी मेरा MMV गया था सेंटर। अरे मैम, आप MME में पढ़ी भी हो क्या? नहीं, आप तो FMC में पढ़ी हूँ मैं। तो मेरा MMV सेंटर गया था, और मैं जब जा रही थी BHU में इतना भीड़ था कि मुझे जाने को जगह नहीं मिल रहा था। और जब छुट्टी हुई तो मेरे मामा मुझे लेने आए थे, उनको मैं दिख ही नहीं रही हूँ क्योंकि इतना भीड़ था, मतलब बहुत भीड़ रहता, दूर दूर से। घर भूल गई होगी। घर नहीं भूली, लेकिन निकल नहीं पाई थी भीड़ से काफी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैम पेन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैम आएगी। मैम आइए, आप इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि क्लास 9th में 5 विषय होते हैं। 5 विषय के बारे में बताइए, कितने कितने सवाल आते हैं। तो हाँ बच्चों, जैसे कि अभी तक मैम ने बताया कि आपका पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है। यस, 2 हाँ, घंटे यानी 2 120 घंटे का है, मिनट। यानी 120 मिनट। और आपके इसमें 5 सेक्शन होंगे। जैसे कि एक सेक्शन आपका, 2 तो आपके लैंग्वेज ही होंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश, और एक आपका जीके में आपका SST जो कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नई ऐड होंगी, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गए, कुछ स्टैटिक के पोर्शंस भी ऐड होंगे। फिर आता है मैथ्स आपका बहुत बेसिक रहेगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक में मॉडिफिकेशंस होंगे, जैसे कि आप टॉपिक से 20 क्वेश्चन आते हैं। और हर टॉपिक से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और पर सेक्शन आपका 60 मार्क्स का रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि टोटल आपके 300 मार्क्स का रहेंगे। 300 नंबर में अगर आप CHS क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट कीजिएगा 250 प्लस, यानी कि 83 सवाल। ठीक है ना? आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही आपको टारगेट करना है, तभी आपका एडमिशन होगा। थैंक यू मैम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी की क्लास मैं ही लूँगा, और आप सभी से मैं वादा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से सवाल लड़ेंगे, उसी से सवाल टकराएंगे। जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्सेज में हैं, जो भी हमसे हिंदी की क्लास लिए हैं, उसको बार बार रिवीजन करें, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा, मीन्स नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो टॉपिक है पहला भाषा और व्याकरण, जिसमें बोलियां भी आ जाती है, इससे भी सवाल देखने को मिला है। हिंदी वर्णमाला आपको डिटेल में हमने बताया है। इसमें खास कर देखो, इसमें सवाल आते हैं स्वर वर्ण के बारे में, फिर व्यंजन के बारे में आते हैं। जब आप यहाँ पढ़ोगे तो महाघोष, आप लोग अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब हमने पढ़ाया आपको, अघोष सघोष, है ना। इसके अलावा उच्चारण स्थान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी वर्णमाला में, यहाँ से ही सवाल आते हैं। वाक्य से प्रकार, वाक्य के प्रकार इससे भी आते हैं। वर्तनी, जैसे एक शब्द है कवित्री, कैसे लिखा जाता है, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, इससे भी सवाल देखने को मिला है आपके PYQ में। अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जैसे आपके सामने बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो दिखाना चाह रहा हूँ ना, इसी प्रकार आप डिटेल में देखोगे, है ना, डिटेल में आप लोग देखोगे। ये हिंदी का है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अलंकार से भी सवाल आ रहे, रस, संध, संधि, समास, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विलोम शब्द। अभी हम बताएंगे कुछ ऐसे टॉपिक है ना जहां से 1-2 सवाल आ रहे हैं, जो हम PDF आपको प्रोवाइड किए हैं पेड कोर्स में, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसी से टकराया जाएगा। पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके अलावा इसका एक और नाम है अनेक शब्द के बदले एक शब्द, मुहावरे, हिंदी साहित्य, रचना, रचनाकार, विविध। अब इसमें तो मैंने टॉपिक बस लिख कर लाया हूँ, एक डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पर दिया है, आप लोग देख सकते हो। मैंने बताया है जैसे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि पद की प्रधानता के अनुसार समास कितनी प्रकार की होती है, 4। मैंने समास के बारे में डिटेल से बताया कि समास विग्रह, इसके अलावा उसमें जो प्रधान पद होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे हम बात करेंगे द्विगु समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में, तो द्वंद्व समास जैसे माता पिता, तो कैसे आप पहचानोगे, तो उसके बीच में योजक चिन्ह रहते हैं। इसके अलावा दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास, मैंने बोला था 10 आनंद वाले, 10 आनंद, कोई थर्ड पर्सन आके यहाँ पे हीरो बन रहा है, तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास। मैंने डिटेल में आपको क्लासेस में बताया। संधि कैसे पहचानोगे, जैसे एक शब्द मैं ले लिया, अपना ही नाम रजनीश, तो कैसे पहचानोगे। तो जब मैं पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने बताया था संधि पहचानने का एकदम बेसिक ट्रिक। आपको ये देखना है मात्रा का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, और शब्द के बीचों बीच जाना है और देखना है कि कौन सा मात्रा है। यहाँ पे दिख रहा है ना दीर्घी, तो सीधे आप बता सकते हो दीर्घ संधि, है ना जी।
स्वर संधि मैंने डिटेल में क्लासेस में बताया है। जैसे अभी मैंने विलोम शब्द के बारे में आप लोग जानते हैं, रचनाकार, ये जो पढ़ा दिया होना, जैसे आदिकाल के बारे में पढ़ोगे, नामकरण के बारे में पढ़ोगे। फिर जैसे मैंने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कालखंड क्या क्या है, डिटेल से बताया। आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो जी, उनकी रचना के बारे में। विद्यापति जी आप लोग जानते हो, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाते हैं, और ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया होगा, कहाँ से हैं, इनकी रचना कौन सा है, किनके दरबार में रहते थे। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बीजक एक रचना है कबीर दास का, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, भक्ति काल के बारे में। हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। उसी प्रकार जब आप पढ़ोगे, जैसे उपसर्ग हो गया, किसी भी वर्ण, किसी भी शब्द, किसी भी शब्दांश के आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, पर्यायवाची शब्द के बारे में, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे रचनाकार से जो सवाल देखने को मिला है, इसमें टोटल जो है 7 सवाल यहाँ 2019 में देखने को मिला है। लेकिन 2017 देख लो 18 का एनालिसिस करना रह गया है, कोई बात नहीं। तो इससे देख रहे हो 1-2 सवाल देखने को मिला, शायद 18 में 1 या 2 सवाल आए हैं। समास से देखोगे, समास बेहद इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल यहाँ से दिख रहा है। भाषा बोलियाँ से भी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द भी, विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। संज्ञा सर्वनाम से सवाल देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आगे देखता हूँ मैं। मुहावरे बार सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत बेसिक सवाल ही आते हैं। देख सकते पूरी तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस करके आपके सामने लाया है। हिंदी वर्णमाला, इससे सवाल देख सकते हो, कभी कभी 3-3 सवाल आ रहे हैं। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ाया हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा अलंकार वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग, है ना जी। यहाँ पे देख सकते हो, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। कारक से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन बेसिक 10 मिनट वाला टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये सब टॉपिक देखना है, यानी कि ये सब टॉपिक से सवाल आ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि हिंदी व्याकरण का सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। सभी टॉपिक को पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। सर्वनाम से भी सवाल देखने को मिले हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मैंने डिटेल में पेड कोर्स में पढ़ाया है। तो अब मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों के बीच में आऊँगा, हालांकि इसके पहले आप लोग को कल लाइव आना है, और कल लाइव आकर क्या करना है जी, सरप्राइज देखना है कि क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके बीच अब आएगी इंग्लिश पढ़ाएगी, आप सभी को ओमी मैम आएगी और इंग्लिश के बारे में डिटेल से बताएगी। लीजिए मैम। ओके, सो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है और जो ट्रेंड रहा है PYQ का वो क्या है इंग्लिश का। सो इंग्लिश में देखिए, जैसे कि सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, 6, 7, 8 में पढ़े ही होंगे। उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और देखना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सब जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल से काफ़ी सवाल आते हैं, मतलब हर साल आर्टिकल से सवाल आ रहा है। तो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ए एंड द। हमें ये समझ नहीं आता, हम बचपन में ये देखे हैं कि जहाँ भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है उसके हिसाब से हम ए एंड द लगाते हैं, आर्टिकल्स लगाते हैं। लेकिन अब आप थोड़े से बड़े क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये समझना होगा कि अब कहाँ पे हम ए एंड द लगाएं, सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट में नहीं, अब थोड़ा सा ऊपर हाई लेवल चल के पढ़ना होगा और देखना होगा कि कैसे आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिंगुलर और प्लूरल, ये देखना है कि कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे ईएस लगाते हैं, ठीक है। किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड सिंगुलर रहेगा, कौन सा प्लूरल रहेगा, ये इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता। तो हम अभी आगे देखेंगे कि कौन से ट्रेंड में PYQ में कि कैसा क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, तब समझेंगे। अभी पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो 4th है जेंडर में हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा मस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिनिन, कौन सा न्यूट्रल। जैसे कि कोई सेंटेंस दे देगा, अब उस सेंटेंस के हिसाब से हमें बताना रहेगा कि इस सेंटेंस में किस जेंडर की बात की गई है, मतलब जेंडर क्या है वो डिफाइन करना होगा, ठीक है। 5th है एनिमल, देयर क्राइज एंड देयर यंग वंस, मतलब एनिमल के बारे में, एनिमल के बच्चे, जैसे काऊ हो गया, काऊ के बच्चे को क्या कहा जाता है, काफ कहा जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा, आंसर आप सभी को पता होगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है।
इसी वजह से उसका हल हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है ना, काऊ के बच्चों को क्या कह रहे हैं, लॉयन के बच्चों को क्या कह रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी वो खुद से बनाते हैं ताकि बच्चे उसको सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 6th है वर्ब के फॉर्म्स। तो वर्ब्स के फॉर्म कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। 5th क्या होता है? ING। तो वही हम समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे, जब धीरे धीरे क्लासेस करेंगे तब ऐसा बर्डन नहीं लेना है कि मैम इतना सारा सिलेबस एक साथ बता रही है, अब क्या होगा, मुझे तो आता ही नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। वर्ब के फॉर्म्स, बाकी ये सारे आर्टिकल, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, सब कुछ हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से भी काफ़ी सवाल आता है। प्रीपोजिशंस कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, एट कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, ठीक है। एट हो गया, ऑन हो गया, ठीक, इन हो गया, इन का प्रयोग कहाँ करना है। तो ये सब सवाल तो आपके भी मन में होगा, है ना, कि ये वाला वर्ड किस स्थान पे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आता है, कुछ सेंटेंस दे देगा, उसके बाद डैश दे देगा, उसके बाद कुछ सेंटेंस। तो इधर पे आपको बताना होगा कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। तो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब करेंगे। प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं हर बार, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या होता है कि वो एक मुहावरे की तरह दिया रहता है और जिस शब्द को आपको लिटरली नहीं लेना रहता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो रहा होगा शायद, अगर आपने पढ़ा है फिगर ऑफ स्पीच तो आपको पता चल रहा होगा। फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी होते हैं, जैसे कि सिमिले हो गया, ठीक, हाइपरबोला हो गया, उसके बाद मेटाफर हो गया। तो ये सब कुछ है फिगर ऑफ स्पीच। तो इसको पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। फिगर ऑफ स्पीच से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। 9th है सेंटेंस बनाने को बोल देगा, या फिर 10th है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करने को बोल देगा, ठीक है। फिर टेंस तो आप सभी पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो इन टेंस, उसके बाद सब इसके जो पार्ट्स हैं ये सब कुछ। एक टेंस में क्या होता है? इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, इंडेफिनिट परफेक्ट होता है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, ठीक है। फिर 12th है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और 13th है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जब कोई शब्द किसी ने डायरेक्ट, जैसे मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? जब आपको ये बताना होगा, रिपोर्ट करना होगा किसी और को, जैसे मैंने क्या बोला वो अगर आप किसी दोस्त को बता रहे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। तो वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट होता है, उसको समझना पड़ता है और उसके बाद सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस फंस रहे हैं। चलिए एक बार ट्रेंड देख लेते हैं हम, अभी थोड़ा सा और है, ठीक है। 14th है एंटोनिम्स एंड 15th है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? देखो, एंटोनिम्स होता है अपोजिट वर्ड। मैं एक हिंदी का, जैसे मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेती हूँ। एक है गुड कोई वर्ड है, अब उसका एंटोनिम क्या होगा? बैड, ठीक है। मतलब जो उसका मीनिंग अपोजिट में होता है उसे कहेंगे एंटोनिम्स। वही सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स होंगे, ठीक है। जैसे गुड का क्या हो गया? फेयर हो गया, ठीक। तो ये सिमिलर वर्ड में ही आ गया। तो वही अगर सिमिलर वर्ड पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा, तो आपको ये थोड़ा सा क्या करना होगा? इसको पढ़ना होगा। और जब मैं तुमको होमवर्क दूंगी तो आप लोगों को ये सब याद करना होगा कि क्या क्या एंटोनिम्स है, क्या क्या सिनोनिम्स है, याद करेंगे और हो जाएगा, ठीक है। फिर है 16th ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस आपको याद करने पड़ते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस है वो मैं आपको बताऊंगी, उसे याद करना होगा। इससे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी आपको एक वर्ड देगा, उसके बारे में डिटेल में बताना होगा उसका मतलब, या फिर कोई डिटेल में मतलब दिया रहेगा, उसके बारे में आपको एक वर्ड में आंसर देना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक व्यक्ति जो दोनों हाथ से लिखता हो उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो या तो पूछ देगा एम्बीडेक्स्ट्रस को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ करके पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, या फिर पूछेगा कि एक व्यक्ति जो दोनों हाथ से लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एम्बीडेक्स्ट्रस आपको याद है कि एम्बीडेक्स्ट्रस उसे कहा जाता है, तो आप टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस इससे आते हैं। फिर आता है स्पेलिंग एरर, जैसे कि मैंने अभी बताया एम्बीडेक्स्ट्रस, अब इसकी स्पेलिंग क्या है? अब आपको दे दिया कुछ एक्साइटेड का, कुछ एक्साइटेड लिख दिया, फिर लिख दिया फैटीग लिख दिया, ब्यूटीफुल लिख दिया, ठीक है। कुछ 4 ऑप्शंस दे देगा,
अब उसके बाद आपको इसमें से बोलेगा जिसकी स्पेलिंग गलत है वो टिक करें। अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप सही टिक कर देंगे, अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो आप गलत टिक कर देंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग एरर से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेलिंग एरर हो गया, सेंटेंस एरर हो गया, इसमें सेंटेंस कोई सेंटेंस ही गलत दे देगा। ठीक है, लंबा सा सेंटेंस रहेगा, उसमें 2-3 वर्ड्स जो रहेंगे वो गलत हो जाएंगे, तो सेंटेंस एरर भी आता है। फिर बुक्स एंड देयर राइटर्स, ये बहुत ही कम सवाल आते हैं। ठीक है, तो बुक्स एंड राइटर्स में क्या होता है कि बुक बताना रहता है कि किस बुक को किस राइटर ने लिखा हुआ है। वैसे ये जीके जीएस में भी आ जाता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा PYQ ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2017 में एक सवाल आया था। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। तो एक सवाल आया था 2017 में, 2018 में 3 सवाल, 2019 में 4 सवाल। देख रहे हैं इसका ट्रेंड देखिए। तो उसके बाद 23 और 24 में सवाल ही नहीं आया पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज 3 सालों से लगातार आ रहा था सवाल, फिर 2 सालों से नहीं भी आया, पर कौन कह सकता ना आए। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल से देखिए 2018 में आया था, फिर 2 सालों से लगातार आ रहा है। 23 में भी आ रहा है, 24 में भी आ रहा है। 23 में 2 सवाल आए हैं और 24 में 4 सवाल आए हैं। ठीक, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, एनिमल एंड देयर क्राइज, इससे 5 सालों में एक भी सवाल नहीं आया है। यस, बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन हम पढ़ेंगे। कवर तो सारा सिलेबस करना है, कहीं से भी आपका सवाल आ सकता है, तो हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म में देखिए 2018 में दो सवाल आया था, फिर किसी भी ईयर में नहीं आया कोई सवाल। फिर प्रीपोजिशन से देखिए हर साल सवाल आ रहा है। 2017 में 2 सवाल आए थे, 2018 में 3, फिर 2019 में 5 और 2023 और 24 में भी आया। 23 में आया है 3 सवाल, 24 में आया है 1 सवाल। ठीक, फिर फिगर ऑफ स्पीच में 2018 में 1 सवाल और 2019 में 1 सवाल और 23-24 में एक भी सवाल नहीं आया है। फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने बताया, मेटाफोर हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है, इन सब से। उसके बाद सेंटेंस के बारे में जो मैंने बताया था, उसमें 17, 18 और 19 में आए हैं, लेकिन 23 और 24 में कोई भी सवाल नहीं आया है। उसके बाद टेंसेस में देखें तो सिर्फ 2018 में 1 सवाल आया है। एक्टिव पैसिव का हर साल सवाल आ रहा है। अब देख सकते हैं 2024 में भी 5 सवाल आया था। 5 सवाल ज़्यादा नंबर होते हैं। ठीक है, 5 सवाल मीन्स 5 × 3, मतलब आपका 15 नंबर इससे आ रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर का सवाल आ गया था एक्टिव पैसिव से। वैसे ही हर साल सवाल आ रहा है, एक सवाल आ रहा है, तो ये चांसेस है कि इस बार भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इससे सवाल आ रहे हैं हर साल। 2023 में 3 सवाल आया था, 2024 में 2 सवाल, 2019 में 2, फिर 2018 में 1 और 2017 में 2। तो मतलब हर साल कुछ ना कुछ सवाल आ रहे हैं। 3, 4, 2 ऐसे करके सवाल आ रहे हैं, इस साल भी आएंगे। ठीक है, वैसे ही सिनोनिम्स में भी आ रहे हैं सवाल हर साल। देखिए यहाँ पे 17 में 3 आया था, 18 में 1, 19 में 1 और 24 में 3, फिर 23 में भी 3। हो सकता है कि इस साल और ज़्यादा सवाल आए, 5 सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सवाल आ रहे हैं। जैसे कि 17 और 18 में 3 और 2 आया, फिर 19 में नहीं आया था एक भी सवाल, और 23 में 3 सवाल आया है और 24 में 1 सवाल आया है। ठीक है, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2017 में आए थे 3 सवाल, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी साल तो इसमें सवाल बना था, मतलब इससे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर स्पेलिंग एरर को देख लें। स्पेलिंग एरर में भी हर साल सवाल आ रहे हैं। 2024 में एक भी सवाल नहीं आया, लेकिन 2023 में 2 सवाल आए थे, 2019 में 3 सवाल, 2018 में 3 सवाल और 2017 में 2 सवाल आए थे। बुक्स एंड राइटर्स ये एक्चुअली आ जाता है जीके में भी। ठीक है, तो जीके में भी आ जाता है, इस वजह से इसको जीके के पार्ट में रख दिया जाता है। वैसे इंग्लिश में कभी अभी तक सवाल नहीं आया। 5 सालों का ट्रेंड अगर देखा जाए तो बुक्स एंड राइटर से कोई सवाल नहीं आया है। सेंटेंस एरर से सवाल आए हैं। पिछले साल 4 सवाल आए थे, तो 4 × अगर 3 करे मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन आपका आया था। उसके बाद 23 में भी 12 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद होमोफोन से 1 सवाल आया था और सिलेबल से 2 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रेंड है आपके इंग्लिश के। नाउ अब मैं बुलाऊंगी मैम को। मैम आपको बताएंगी कि साइंस में आप सोशल साइंस भी पढ़ाने वाली हो ना मैम? जी, तो उसको भी आप देख ही लो। ये है आपका। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि सोशल साइंस का क्या ट्रेंड रहा है। तो सोशल साइंस में बेसिकली आप क्लास 8 तक जब सोशल साइंस पढ़े होंगे तो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा और पॉलिटी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स अभी तक नहीं आया होगा। क्लास 9 से इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाता है आपके सिलेबस में। ठीक है,
अब आपको सोशल साइंस अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग बुक्स आती है, उसमें पढ़ना होता है, ठीक है, सारी अलग अलग बुक्स आएंगी, ये सब सोशल साइंस का पार्ट है। अब हम देखेंगे कि इसमें से कैसे सवाल बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सोशल साइंस में करंट अफेयर भी आ जाता है, क्योंकि हर साल करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस साल भी आने के चांसेस है। और मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों को बचपन से याद करवाया जाता है जीके के रूप में, वो सबसे भी सवाल फंसते हैं। तो चलिए उनका भी ट्रेंड देख लिया जाए। तो देखिए 2017, 18, 19, 23 और 24 हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 17 में 2 सवाल आए थे, फिर 18 में 5 सवाल, 19 में 4 सवाल, 23 में 6 सवाल, ठीक है। 24 का एनालिसिस नहीं मिल पाया है हमें, ठीक है, अगले वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। 23 में देख लेते हैं, 23 में 6 सवाल आया था, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री का देखिए 6 सवाल आया था और ज्योग्राफी में भी 5 सवाल। इस 2 सेक्शन से हर साल सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। पॉलिटी में देख लें तो देखिए, अब ज्योग्राफी का देख लीजिए, 17 में 6 सवाल पूछा गया था, 18 में 5 सवाल पूछा गया था, 19 में 5 सवाल पूछा गया था, मतलब 5-6 सवाल हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे ही पॉलिटी में देख लीजिए, 3 सवाल, 2 सवाल, 18 में, फिर 19 में 4 सवाल और फिर 23 में 5 सवाल। तो जैसे पॉलिटी में कैसे सवाल आ सकते हैं, मैं अगर एग्जांपल दूं कि संविधान का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही कुछ सवाल आते हैं। प्रीएम्बल में क्या क्या बताया गया है, कुछ अगर वर्ड्स दे देगा कि फैटर्निटी वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स जो है, जो कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया, तो ये सब पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉलिटी का जब सिलेबस कवर करेंगे तो उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। वैसे क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया ही गया है, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम में क्या आ सकता है उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2017, 19 और 23 में एक ही सवाल आया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल आता नहीं है, क्योंकि बच्चे इकोनॉमिक्स क्लास 8 तक उतना पढ़े नहीं होता है, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है कि हम पढ़े नहीं है, कैसे सवाल आएंगे, तो डरना नहीं है। देखो एक ही सवाल आया है। फिर मिसलेनियस से ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे कि 1 मिनट, ठीक है। कोई नहीं, तो हमने देख ही लिया था फाइनली। तो यानी कि मैम जो अभी बता रही थी, तो आप लोगों ने देखा कि जो सवाल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इसके अलावा जब आप देखोगे तो विविध से भी सवाल पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के, जैसे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यूएनओ से सवाल आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से सवाल आ रहे हैं, प्राइज में नोबेल प्राइज़ से सवाल आ रहे हैं, जो कि करेंट अफेयर से भी ये संबंधित हो जाते हैं। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल है, जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमी किन्हें कहा जाता है। एडम स्मिथ के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका बुक के बारे में पढ़ा होगा, वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। और भारत का इकोनॉमी किस प्रकार का है, तो ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिल रहा है। मैम आपको क्लासेस में कराएगी और अभी आप लोगों ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि साइंस और मैथ जो की है आप सभी को पढ़ाने वाली अंजलि मैम, तो मैम आएगी एकदम डिटेल में बताएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद जाएगी तो फिर मैथमेटिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएगी, और PYQ जो ट्रेंड एनालिसिस हम लोगों ने किया है उसके बारे में भी बात करेगी। इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना और देखने के बाद बताना क्या आपके लिए ये हेल्पफुल रहा या नहीं। ये मैं सर, तो बच्चा लोग जैसे कि साइंस के बारे में, साइंस के टॉपिक्स को देखकर हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे कि आप क्लास 8 में साइंस पढ़ ही रहे होंगे, तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो सिर्फ क्लास 8 की NCERT से ही हैं। जैसे कि फिजिक्स में आपका फोर्स है और प्रेशर है, मतलब बल और दाब, मतलब हम चीज़ों में जब कोई काम कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा दाब है, क्या क्या चीज़ें हैं जो भी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। हमारी फिजिक्स में जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, साउंड क्या है, साउंड में कितने हर्ट्ज की हम आवाज़ को सुन सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हम आते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हम करंट के बारे में डेली देखते हैं, हमारे डेली यूजेस में करंट आता है, तो हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम सब नेचुरल फेनोमेना, जैसे कि आपका अर्थक्वेक क्या है, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, क्यों आता है, किन रीजन से आता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट में आपका मिरर भी पढ़ेंगे हम। मिरर भी आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, तारे और सौर परिवार। ये तो आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक टॉपिक है, हर रोज़ आप इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते भी हैं कई बार। अब आता है कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन, जैसे जनरल साइंस में आपके आते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में हो गया, जैसे हमारे ब्रेन के बारे में, हमारे हार्ट के बारे में, कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है, हमारे मटेरियल्स में आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में मतलब जैसे कि हम वुड का यूज़ करते हैं, हम आयरन का यूज़ करते हैं, हम देखते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। हम क्लासीफाइज कैसे करते हैं कि हमारे मटेरियल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप फोम का यूज़ करते हैं, वो फोम किस मटेरियल में आता है, वुड कैसे में आता है, आपके और मेटल्स जो भी आप देखते हैं वो कहाँ आते हैं, ठीक है। फिर सिंथेटिक एंड फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जैसे कि आप कपड़े में कौन सा फाइबर, कौन सा सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा कैसा है हमारा, जैसे कि आप प्लास्टिक्स बनते हैं, प्लास्टिक कैसे बनता है। फिर हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, कौन कौन से कोल यूज़ किए जाते हैं, कौन से फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। फिर आते हैं कंबंशन एंड फ्लेम के बारे में, मतलब चीज़ें कैसे बन रही हैं, जैसे कि आप कपूर के बारे में सुनते होंगे, कपूर कैसे उड़ जाता है, अच्छा ठीक है। और फिर आते हैं हम पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन और वाटर के बारे में, जैसे कि आप वायु का पॉल्यूशन देखते हैं, एयर पॉल्यूशन देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आता है आपका सबसे पहला टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपके क्लास 8 के टॉपिक है और इनके बारे में ही हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में आपको पढ़ना है कि क्रॉप प्रोडक्शन में इरीगेशन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी फसलें होती हैं हमारी, उनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, मतलब हम छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म जो हम जिनके बारे में नहीं जान रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, आपके फंगस हो गए, ठीक है, वायरसेस हो गए, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कैसे करेंगे, जैसे कि कुछ प्लांट्स अभी गायब हो रहे हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ एनिमल्स हैं वो अब नहीं देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल हमारी बेसिक यूनिट है, सेल हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल का काम क्या होता है, कैसे हमारा बॉडी बना हुआ है। रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर रीचिंग ऑफ एज और एडोलेसेंस, मतलब हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं पीवाईक्यू का ट्रेंड कैसा रहा है, कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस पेपर्स में। आते ये तो मैथ्स का आ गया, चलिए पहले हम साइंस से पहुंचते हैं कि कहाँ पर है साइंस का ट्रेंड। लग रहा है साइंस का ट्रेंड तो मिस हो गया है। साइंस का ट्रेंड का पेज तो गायब हो गया है, बट कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको जो बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक रहे हैं ये मैं अगली क्लास में आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। बट मुझे जितना याद है कि आपके हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, मतलब साइंस का कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते हैं, हर टॉपिक हमें पढ़ना ही है, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। और सबसे बेसिक चीज़ तो ये कि आपके क्लास 8 का टॉपिक्स है, सारे क्लास 8 के ही टॉपिक हैं, तो आपको इनको स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है, बस डिटेल में पढ़ना है और हमें देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं मैथ्स में, आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपका सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी आपके क्लास 8 में टॉपिक है, इसके पहले भी आप क्लास 8 में टॉपिक पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वन वेरिएबल, मतलब जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसकी जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी 3x + 5 = 10,
तो अब हमें यहाँ पर हमारा ये नंबर गायब कर दिया, तो इस नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा यहाँ पर वेरिएबल का काम करेगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये वेरिएबल है और कैसे इसे फाइंड आउट करना है, ये हमें लीनियर इक्वेशंस में पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस क्या करना है, आपको दो सेम टॉपिक्स मतलब दो सेम यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन करना है। जैसे कि हम कोई दो भी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे वाटर ले लेते हैं और मिल्क ले लेते हैं। तो अब जब वाटर और मिल्क की क्वांटिटी लेते हैं तो उनके बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की यूनिट सेम रहेगी और उनके बीच में जो कंपैरिजन किया जाएगा तो वो उनका रेशियो बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर हमें पता है कि एक किसी आइटम का रेट इतना है तो 10 आइटम का रेट कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड में आता है। या फिर आपको पता है कि 10 आइटम का रेट हमारा इतना है तो एक आइटम का रेट कितना होगा। फिर आते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज बहुत बेसिक चीज़ है। परसेंटेज जैसे कि आप बहुत बेसिक चीज़ें, जैसे कि हम लोग अंदाजे में ही कह देते हैं कि ये हमारा इतना परसेंट है, या फिर मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कि हमारा इतना परसेंटेज मार्क्स आया, तो हम ये सब परसेंटेज में देखेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपकी बेसिक चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इतने % का प्रॉफिट हो गया, इतने % का लॉस हो गया, कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आपने क्लास 8 में पढ़ी हैं, क्लास 6 में भी पढ़ी हैं, क्लास 7th में भी पढ़ी हैं। अब हमें इन्हें बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। और क्या टॉपिक है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पहली बार सुन रहे होंगे, इससे पहले टॉपिक आया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेसिक टॉपिक है। जैसे कि कोई पर्सन, 8 पर्सन्स हैं, वो कुछ टाइम तक काम करते हैं, अगर उनके डेज निकालने हैं। 8 पर्सन अगर इतने डेज में ये काम कर रहे हैं तो उसी काम को 9 पर्सन्स कितने दिन में काम करेंगे। जैसे हमने यहाँ मेन लिया है, ये 8 मीन्स कुछ डेज में अगर काम कर रहे हैं तो उसी काम को 9 मेन कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर हम आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट बैंक में आप सब डिपॉजिट करते होंगे अमाउंट वगैरह। फिर आप देखते होंगे कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है। फिर हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आपके पेरीमीटर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर के पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कुछ और डिटेल्स पढ़ी जाएंगी, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड भी है, ठीक है। आपके टॉपिक में यहाँ पर दिया नहीं है, बट क्यूब और क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया आपका, सरफेस एरिया हो गया आपका, ठीक है। और फिर स्क्वायर और रूट्स पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट का क्या यूज़ होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं हम फ्रैक्शन, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में भी, क्यूब और क्यूब रूट का क्या यूज़ होता है। आगे आते हैं एरिया। एरिया यहाँ पर भी पॉलीगन आ गया, ठीक है। ये भी आपका एरिया और उसका पेरीमीटर का ही पोर्शन आता है ये, ठीक है। वॉल्यूम और सरफेस ये यहाँ पर है। वॉल्यूम में आपके क्यूब और क्यूबाइड्स आते हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी है। इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये आपके 8th का क्लास का ही टॉपिक है, बट इसके 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ देखे गए हैं। 5 साल के पेपर में सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस देखे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत बेसिक, मतलब हमने जो बॉड मास पढ़ा है ना, बॉड मास का यूज़ आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा होता है, ये हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं हमारा ट्रेंड क्या रहा 5 साल का। तो हम 2024 में देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा जैसे कि आपने A+B का फॉर्मेशन पढ़ा है ना, अलजेब्रा में वो क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे रहे। 2024 में 2 क्वेश्चंस आए, 2023 में 4, 2019 में 3 क्वेश्चन, 18 में नहीं थे लेकिन 17 में 1 क्वेश्चन। मतलब हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड बढ़ रहा है, अलजेब्रा के क्वेश्चन शायद आगे बढ़ेंगे। फिर नंबर सिस्टम में आते हैं, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि 2024 में 2 क्वेश्चंस थे, 2018 में 5 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, मतलब ये लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। फिर हम देखते हैं एरिया और वॉल्यूम के। एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पोर्शन से आते हैं। आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये आप आराम से बना लेंगे, आप मेरे साथ जुड़िए, आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चंस फिर भी देखने को मिल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर 4 साल में तो आपके एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं टॉपिक को देख रहा हूँ, तो किसी भी टॉपिक से किसी भी ईयर बहुत ज़्यादा नंबर में सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो इससे यहाँ पे 4 आ गया परसेंटेज से, और इसमें देखो यहाँ सिंप्लीफिकेशन से 4 आ गया, 5 आ गया नंबर सिस्टम, यानी कि 13 सवाल से
3 टॉपिक से सिर्फ बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी टॉपिक स्किप हाँ, नहीं कर skip सकते नहीं कर हैं, सकते, हमें बिल्कुल। करना ही है, बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत डिटेल नहीं तो बेसिक तो करना ही है ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। फिर हम परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज में तो हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके आराम से, ज्योमेट्री में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर आ जाते हैं हम इधर SICI में तो बहुत कम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है, लेकिन आया है, कभी भी इधर उधर वो क्वेश्चन हो जाता है, वेटेज इधर उधर हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं टाइम डिस्टेंस में, इसमें भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन तो कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं और बराबर उसमें आ रहे हैं, ठीक है। फिर इस बार प्रॉफिट एंड लगता है बच्चों की प्रॉफिट एंड लॉस से कम 2 से 3 सवाल आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिला है। यानी इस वर्ष हो सकता है इसी पे ध्यान आए और इसी से ज़्यादा सवाल आ जाए, इसीलिए सभी टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए मैम आगे कीजिएगा, आगे भी है क्या? नहीं सर, Okay. वो साइंस यानी कि अब हम लोगों साइंस का का ट्रेंड का हाँ। साइंस का क्या था? ट्रेंड का पेज नहीं था। साइंस का हाँ ओके, साइंस का नहीं था क्या? नहीं सर। अरे ऐसे कैसे? ये किसका है? रिपीट हुआ है सर, मैथ्स का ओके, रिपीट हो गया है, मैथ्स का ही रिपीट हो गया। कोई बात नहीं, जो रह गया है वो मैं एक दिन लाइव आऊँगा, एक दिन क्या कल ही लाइव आऊँगा और डिटेल में फिर से चर्चा कर लूँगा। 2024 का भी रह गया है, आप लोग परेशान ना होना, लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। हो सकता है पहली दफ़ा में नहीं हो पाया है, लेकिन सेकेंड बार में हम कंप्लीट लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देखे हो, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिली होगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लेना। कल मिलते हैं लाइव शाम 6 बजे, तो कल सभी लोग लाइव आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।